नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत हम आज के विचारों के साथ करते हैं। कामयाबी एक सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं आती, जागने पर आती है। जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। इन्हीं विचारों के साथ शुरुआत करते हैं आज के रिवीजन की, और जो हमने पिछले दिनों करंट अफेयर्स में पढ़ा है। अभी क्या हुआ है, मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी गई है अमेरिका के द्वारा। भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक तरीके से आप मानो तो एक बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिका जो है चाइना के साथ उसका एक अलग लेवल पे कंपटीशन चल रहा है। तो एक ये कारण है कि जिसकी वजह से इसने मान्यता दी है। अभी क्या हुआ है कि स्विस फॉर्म है, इन्होंने आईक्यू एयर रिपोर्ट जारी करी है। इसमें विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत की जो रैंक है वर्तमान में 8 है। मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। मैत्री शब्द हमेशा याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच यूज किया जाता है। अब तक भारत के यदि आप बात करें कि गवर्नर, कितने गवर्नर हैं जो कि गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित हो चुके हैं, तो 2 हैं। पहले गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन थे, और जो वर्तमान में गवर्नर है उन्हें भी अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भारतीय रेलवे का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के रूप में 2030 का लक्ष्य तय करके रखा हुआ है। आगे की तरफ बात करेंगे। कॉल बिफोर यू डिग एक ऐप है जिसमें मध्य प्रदेश के सभी निकायों का 413 निकायों का पंजीयन हो चुका है। प्रदेश में 1 अप्रैल से पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी। देसी हांडी एक फूड फेस्टिवल है जो कि मिलेट्स पे मनाया जा रहा है। जनजाति समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये भोपाल पे करा जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म समिति का गठन किया गया है। ये किया गया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये चल रहा है विदिशा के सती कॉलेज पे। आगे की तरफ बढ़े इससे पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री को लेकर के टारगेटेड हैं कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो 45 डेज में किस प्रकार से तैयारी करें, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपकी टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको फ्री मिल रही है। बहुत सारे आपको इसमें अलग अलग फायदे मिल सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अपने घर से बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और आपको एक कंपटीशन का माहौल मिलता है। अभी हाल फिलहाल इसके साथ एक प्री की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो 997 रुपये का ये पूरा प्रोग्राम है। आपको 499 की टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। हाल ही में क्या हुआ है कि एमआर एक कंपनी है जो जम्मू कश्मीर में एक मेगा मॉल की परियोजना की शुरुआत करेगी, और ये ये करने वाली पहली विदेशी कंपनी है। ये कंपनी किस देश की है, तो ये कंपनी संयुक्त अरब अमीरात की है। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान उस पर अपना अधिकार जताता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन श्रीनगर में एक क्या कहते हैं, दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी का एक बड़े से मॉल का बनाना अपने आप में एक बड़ी घटना हो जाती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज का श्रीनगर पे या जम्मू कश्मीर पे निवेश करना कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत हितों को भी प्रभावित करता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और यूएई जो है इसमें एमआर कंपनी है, 500 करोड़ का निवेश करेगी और यहाँ पे मॉल बनाएगी। तो एमआर का नाम याद रखना। कई बार हमारे यहाँ क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंपनी का नाम दे दिया जाता है, ये किस कंट्री बेस्ड कंपनी है। तो ये एमआर जो है यूएई की है, दुबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, 2026 तक मॉल उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन एमआर के बारे में पूछा जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में हाल ही में क्या हुआ है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो इसमें जो भारत की रैंक रही है वो 13वीं रही है, और लगातार अफगानिस्तान इसमें पहले नंबर पर बना हुआ है 4 वर्षों से, और भारत इसमें 13वें स्थान पर रहा है। और जीटीआई की ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत को आतंकवाद के जो उच्च प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें सूचित किया गया है कि भारत मतलब जो दुनिया के लगभग 25 खराब देश है जहां पर आतंकवाद से जो प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं उसमें आतंकवाद की घटनाएं हो सकती हैं या लगातार होती रहती, उनमें भारत भी है, सम्मिलित है। और इस सूचकांक में भारत की 13वें रैंक लगी ही है। और बात करी जाए थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की, तो 2022 की जीटीआई रिपोर्ट में ये 12वां सबसे घातक आतंकवादी समूह के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। 120 देशों का सर्वेक्षण किया गया था, जिनमें से 56 देशों ने युद्ध और आतंकवाद को अपनी दैनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में नहीं चुना है, यानी उनको अपनी सिक्योरिटी पे इतना विश्वास है। ये रिपोर्ट जो तैयार की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तैयार किया जाता है। जीटीआई वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस यानी जीटीडी के जो पूरा एक डेटा इकट्ठा करता है। पूरे एक साल भर की घटनाक्रम होते हैं, आतंकवाद के कारण होती है या बाकी की चीज़ें हो जाती हैं, लोकलाइट किसी प्रकार के र्यूमर्स के कारण घटनाएं होती हैं, उन सभी को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, उसके आधार पर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में महिला और पुरुष पर 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत का लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत का 2036 तक 952 लिंगानुपात होने का है। और ये रिपोर्ट यदि आपसे पूछा जाए किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसके द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट का जो नाम है भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022। बात करी जाए लिंगानुपात की, तो उस जन्म के समय जो वर्तमान में लिंगानुपात है भारत का 2017 से 19 के बीच में 904 था, जो कि बढ़ करके 907 हो गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और 2036 तक यानी 1000 पुरुषों में बात करी जाए तो 952 महिलाएं होने की उम्मीद है, जो कि वर्तमान में 943 से अधिक है। जो हमारे अभी वर्तमान में यदि बात करी जाए लिंगानुपात की तो 943 है, इसमें लगभग 9 अंकों की बढ़ोतरी होगी तो 952 हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करी जाए तो 1971 में 2.2% गिरकर 2021 में 1.1% हो गई है। 2036 में ये और कम होकर के 0.58% होने का अनुमान है। श्रम बल की भागीदारी की बात करी जाए 2017 से 18 तक में 15 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए भारत की जो श्रम बल भागीदारी है, यानी हमारे यहाँ काम करने वालों की जो संख्या है वो हमारे यहाँ ज़्यादा होगी। हालांकि इसमें महिलाएं जो है पुरुषों से काफ़ी पीछे रहेंगी। और 21-22 में पुरुषों के लिए जो दर रहेगी 77.2 रहेगी, महिलाओं के लिए जो थी 33.2 थी। तो अभी जो हमारे बीच में ये गैप है वर्किंग वीमेंस की, ये अभी कम नहीं हुआ है। इस पर काम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बात करी जाए आयु और लिंग संरचना के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या में हमारे यहाँ गिरावट होगी। 2036 तक 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या हमारे यहाँ क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। यानी हमारे यहाँ 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के लोग होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होने का अनुमान है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होगा कि जन्म दर में भी गिरावट होगी, साथ साथ इधर एज फैक्टर भी हमारे यहाँ बढ़ता जाएगा। प्रजनन दर में बात करें 2016 से 2020 के बीच 20 से 24 वर्ष और 25 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्रजनन दर कम से 135.4 रहेगी। और उचित शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी हासिल करने के कारण क्या है, ये जो प्रजनन दर है ये धीरे धीरे क्या होनी है, घटनी है। क्योंकि प्रजनन दर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे घट रही। तो जैसे जैसे लोग लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या होता है, लोग जागरूक होते हैं तो एक गैप मेंटेन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पर थोड़ा सा और डिटेल्स आ जाएं, इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये एक बहुत हिट क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना है। ये जारी किया गया है रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन, इनके खिलाफ जारी किया गया है। ये युद्ध के कारण, यूक्रेन में युद्ध के कारण प्रॉपर नहीं जारी किया गया है। वहाँ पर कुछ जगह बच्चे थे जहाँ उस समय पे जो व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने वहाँ विजिट किया था, और उन बच्चों के युद्ध में क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए और उस समय वो वहाँ थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ ये क्या कर दिया गया है, ये जारी कर दिया गया। लेकिन इससे एक समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है, अब उनके खिलाफ एक तरह से आप ये क्या, गिरफ्तारी जब वारंट किसी के खिलाफ जारी हो जाता है तो अब भारत में होने वाली है G20 समिट। G20 समिट में ये क्या होंगे, हमारे देश में इनके विजिट करने की संभावना है। तो अब भारत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यदि वो हमारे यहाँ आते हैं और उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है तो उन्हें मुकदमे के लिए गिरफ्तार करना या उनको उपलब्ध कराना भारत की एक जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण अभी क्या हुआ, रसिया के राष्ट्रपति पर वारंट जारी किया गया। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो इनका नाम याद रखना है। ये किसने जारी किया है, तो ये संस्था को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये जो जारी किया गया है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने जारी किया है, यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोशन के अपराध के कारण। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है, यानी ICC की बात हो रही है। और इसने क्या है, इसे जुलाई 2002 से 1998 में रोम संधि के तहत स्थापित किया गया था। ये क्या है, अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें कौन नहीं है, USA, चाइना और इजराइल इसके सदस्य नहीं है। मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड में है। बात करी जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, ये पूरी तरह से अलग है। और ICJ, ये जो ICJ होता है ये संयुक्त राष्ट्र की एक अदालत है, जबकि ये नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं उनसे जुड़े हुए जो विवाद होते हैं ये उनकी सुनवाई करता है। वहीं पर आपराधिक न्यायालय की अलग से सदस्यता आपको लेनी होती है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है, ये आपराधिक न्यायालय के द्वारा किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि हो सकता आपसे पूछ लिया जाए न्यायालय के लोग कि किस न्यायालय ने जारी किया है, तो आपराधिक न्यायालय पे हमें दिमाग लगाना है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर किस राज्य में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है महाराष्ट्र में। बांस बैरियर का है, बांस क्रैश बैरियर है क्या? ये जो आपको यहाँ पे बैरियर दिख रहा है ये पूरा बांस के साथ मिलकर के बनाया गया है। महाराष्ट्र का वाणी वरोरा राजमार्ग है, वहाँ पर विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, इसका नाम क्या रखा गया? बाहुबली। ठीक है, बल्ली वैसे हमारे ज़्यादातर बोला जाता है, जो बांस की एक बड़ी लंबी लकड़ी होती है उसको बल्ली बोलते हैं, तो इसके आगे बाहु लगा दिया गया तो ये बाहुबली हो गया है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर लगा है। लगभग 200 मीटर लंबा ये बांस क्रैश बैरियर है। और इसका जो टेस्टिंग हुई थी वो इंदौर के पीथमपुर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में हुई थी। और इसमें क्या है, अच्छे तरीके से परीक्षण करने के बाद लगाया, कहीं क्योंकि बांस का है, हमें ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंट होगा तो कहीं वाहन नीचे ना गिरे, तो ये मजबूती वगैरह इसकी देखी गई है। और इसको जो ये बांस बैरियर है ये लगाया गया बांस को, इसको बम्बूसा बाल्कोआ पौधे का इसमें जो वृक्ष होता है उसका इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर आपको पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में ये उगाया जाता है। ठीक है, और मछली पकड़ने की नाव, मचान, टोकरियों, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक फ़ायदा ये होगा क्योंकि इसका जो रिसाइकलिंग प्राइस है, ये जो बैरियर्स होते हैं ये धीरे धीरे वर्षा और धूप इन सब मौसमों के कारण क्या होते हैं, जो स्टील के यूज किए जाते हैं उनका रिसाइकलिंग कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लगभग 30 से 40% के आसपास बचती है, लेकिन इसकी जो रहेगी 50 से 70% रहेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको जानकारी देंगे कि यदि आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आपको मेंस के कोर्स के साथ मेंस के नोट्स, प्री के कोर्स के साथ आपको प्री के नोट्स उपलब्ध होते हैं जिनकी कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाती है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। पंडित उद्धव दास मेहता पुरस्कार अभी दिया गया। ये किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो ये जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको दिया जाने वाला पुरस्कार है। अभी हाल ही में 2017 से लेकर 2021 तक के कुल 5 वर्षों के पुरस्कार दिए गए हैं। और इन पुरस्कार किसको दिए गए ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पंडित उद्धव दास मेहता जो पुरस्कार है ये वैद्य और जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं ये उनको दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य मंत्री कौन है आयुष के? तो रामकिशोर कांवरे हैं। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ISF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो स्वाभाविक है इसका भोपाल में किया जा रहा है। भारत का पहला जो इंडोर शूटिंग रेंज है, स्टेडियम है, वो भोपाल में ही है। और 20 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और लगभग 33 देश के खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और इस बार जो है इसमें जो इसके मुख्य अतिथि ISF के वो हैं श्री लुसियानो राशि। ये पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम आज से चालू हो जाएगा और इसको ठीक है आगे की जो अपडेट्स होंगे इसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। ये चैंपियनशिप मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय राइफल महासंघ इन दो के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, भारत को इस विश्व कप का आयोजन ISF द्वारा सौंपा गया है। भारत का ये 8वां विश्व कप है और मध्य प्रदेश का पहला है। और मध्य प्रदेश की जो राज्य शूटिंग एकेडमी है भोपाल में है। और नई दिल्ली इसके पहले जो आयोजित होता था ये नई दिल्ली में होता था, तो इस बार पहली बार मध्य प्रदेश के भोपाल पे आयोजित किया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे PM मित्र की। मध्य प्रदेश के किस जिले में PM मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा धार में। टोटल 7 मेगा पार्क ये बनाए जा रहे हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के एक धार में बनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बनेगा PM मित्र मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क। सीधा सीधा ये है कि यहाँ कपड़ा बनने से लेकर के मार्केटिंग तक की यहाँ पर सारी जो सुविधाएं होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी। लॉजिस्टिक वेयर हाउस, मेडिकल, ये में सारी यहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो सब कुछ यहाँ पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर फाइबर यानी कच्चा जो कपास होता है वहाँ से लेकर के यहाँ पर डिजाइन तक की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस टेक्सटाइल जो पार्क ये बनाए जा रहे हैं ये इस प्रकार से विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब में किया जा रहा है। टोटल ये हमें याद रखना है कि 7 PM मित्र बनाए जा रहे हैं, 7 राज्यों में लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक लग रहा है जो कि धार पे लगाया जा रहा है। वर्तमान में औद्योगिक मंत्री मध्य प्रदेश के कौन है? तो श्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है भोपाल में। और हो ये रहा है कि यहाँ पर अभी वल्चर कंजर्वेशन
इन्वेस्टिगेशन इन मध्य प्रदेश में एक समिट आयोजित की जा रही है कि गिद्धों को किस प्रकार से उनकी रक्षा की जाए, क्या 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 तरीके से उनको बचाया जाए, संरक्षण किया जाए, उनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जाए। तो इससे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर आएंगे, अपने अपने विचार और शोध प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, तो ये चल रहा है भोपाल पे। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये भोपाल में है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। विश्व वनिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व वनिकी दिवस मनाया जाता है ये 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। और बात करी जाए भारत की, तो भारत में जो वन महोत्सव मनाया जाता है ये जुलाई 1950 से मनाया जा रहा है। उस समय जो KM मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और हमारे यहाँ 1952 में निर्धारित किया गया था राष्ट्रीय वन नीति के तहत कि देश के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष की जो थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। आप सभी को आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, आप सभी ने उसका आंसर दिया है। जो भी आंसर अच्छे देते हैं एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको हार्ट दे दिया जाता है, जिनके आंसर राइट होते हैं तो उनको लाइक दे दिया जाता है। आप लोगों की संख्या जितने करंट अफेयर्स देखते हैं उतने आंसर्स नहीं आते, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करा करिए। और काफ़ी सारे प्रश्न अभी जो पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ पर जो दिए जाते हैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी को याद होंगे जो लगातार करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। पटवारी में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, अभी मैंने थोड़ा सा ध्यान दे पाया हूँ, बाकी का देख नहीं पाया हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो MP का वो लालबाग का पूछा था, वो मैंने आपको जब ये चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था इंदौर पे, समिट चल रही थी, उस टाइम पूछा था आपसे वो प्रश्न कि एक दो प्रोग्राम एक जगह ही हुए थे, तो उसमें लालबाग का प्रश्न आपसे पूछा था कि कहाँ पर है। डायरेक्ट वही क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये नहीं कह रहे कि वहीं से आया है, हमारे एग्जाम गुरुजी से उन्होंने पेपर बनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम आपके बीच में लेकर के आएँ। तो हम अब एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, बीच बीच में आएंगे ही बजट के। हमने आपको एक बजट पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और बजट से जो प्रश्न आपको वहाँ प्रैक्टिस कराएं या नए बन सकते हैं वो अब आपसे पूछे जाएंगे। तो डिटेल के लिए आप एक बार बजट का वीडियो जरूर देख लेंगे। तो बजट के अंदर क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों की बनने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में बजट से जुड़े हुए जब प्रश्न पूछेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, वो हमें याद हो जाएंगे और फैक्ट्स हमारे मजबूत हो जाएंगे। तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बजट से इस वर्ष के दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। इसके बारे में 3 से 4 लाइनें जो भी आपको लगता है कि ये फैक्ट्स अच्छे हैं वो भी कमेंट करके बताना है। और उस जगह से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, सरकार की योजना से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, आप डिटेल्स बता सकते हैं। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप जिनकी भी जानकारी पढ़ते हैं उनको भी हार्ट देना नहीं भूलें। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारी और आपकी मुलाकात अगले दिन होती। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन सभी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। फिर हमारी आपकी मुलाकात होती, तब तक पढ़ाई चालू करके